नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सर स्टडी पॉइंट पे। और आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं जी, आज के इस वीडियो में हम सभी करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर हमारा 3 है, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इस चैप्टर से हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि बार बार हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं और लॉन्ग टाइप के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं हमारे, उसकी मैं बात करने वाला हूं। एमसीक्यू की अलग से सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है। ये सिर्फ हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं और शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी कि जिसको हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं, उसी की हम बात करने वाले हैं। ज्यादा देखो, इस चैप्टर से ना ज्यादा क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन 8-10 क्वेश्चन जो भी ऐड किया है ना, वो ऐसे हैं, उसी में से आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, उसी में से पूछे जाएंगे। बस ध्यान से वीडियो को देखो, चीजों को समझो। और अगर आपको भरोसा नहीं है रोशन भैया पे, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स, मतलब आपके फ्रेंड्स रहे होंगे, है ना, जो इस चैनल से पढ़े हैं, अगर इस चैनल के बारे में जानते हैं तो उनसे पूछ लेना, भाई रोशन साहब स्टडी पॉइंट पे जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं वो वास्तव में कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आप सभी के लिए, है ना जी। देखिए, आप सभी को पता है कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने 2 तरीके से समझा है। एक तो एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से, एनिमेटेड वीडियो भाई बहुत पसंद आता है बच्चों को, तो एनिमेटेड वीडियो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारी जो डिजिटल बोर्ड सीरीज है, उसमें भी आपको इस चैप्टर को मैंने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझा रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। दोनों में से किसी एक वीडियो। हाँ, डिजिटल बोर्ड में उस समय क्या था कि थोड़ी लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, अपने पास अच्छा माइक नहीं था, कैमरा भी सही नहीं था, तो चीजें थोड़ी अच्छी नहीं है, मतलब कंटेंट उतना मजा नहीं आएगा आपको समझने में। लेकिन हाँ, एनिमेटेड वीडियो में आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन अब हमने धीरे धीरे इंप्रूवमेंट किया है और आगे आप लोग ऐसे ही प्यार मोहब्बत दिखाते रहेंगे, सपोर्ट, मतलब प्यार मोहब्बत दिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो इससे भी बेहतर चीजें हम आप सभी के लिए लेके आएंगे, है ना जी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो में। जो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात करने वाले, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिण एशिया से आप क्या समझते हैं, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है समकालीन दक्षिण एशिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए, भैया ये दक्षिण एशिया है क्या। तो आप सभी को पता है कि दक्षिण एशिया महाद्वीप में, मतलब एशिया महाद्वीप में जो दक्षिणी भाग है, वहां पे जो भी देश स्थित है, जो मौजूद है ना, उन सभी देशों को इंगित करने के लिए कहीं ना कहीं दक्षिणी एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। देखो क्या लिखा है, दक्षिण एशिया जो है वो विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें शामिल 7 मुख्य देश है, जैसे कि आप भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव की बात कर लो। इसी के साथ साथ आपको पता है कि भाई जो अफगानिस्तान है और जो म्यांमार है, तो इसको भी मिला दो तो भाई देशों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 7 हो गए हमारे, और 8 और 1 9, टोटल 9 देश आप कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में शामिल किया जाता है, ठीक है जी। इन दक्षिण एशिया के देशों में आपस में क्या है, सहयोग और संघर्ष का दौर चल रहा है। मतलब कि आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया के बहुत सारे देश आपस में संघर्ष करने लग रहे हैं, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन आपको पता ही है। और साथ ही साथ आपको पता है कि बहुत सारे देश आपस में सहयोग भी करते हैं, जैसे कि नेपाल के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, बांग्लादेश के साथ भी अच्छे खासे संबंध है, श्रीलंका के साथ भी अच्छे खासे संबंध है, ठीक है जी। अभी मालदीव के साथ थोड़े संबंध हमारे खराब हो गए थे। तो संघर्ष और सहयोग दोनों का इतिहास रहा है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में संघर्ष भी हुआ, सहयोग भी होता है। तो ये दोनों चीजों का मिला जुला मतलब रिलेशन जो है देशों के बीच में देखने को मिल जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दक्षिण एशिया क्या है। तो सिंपल आंसर दे देना कि एशिया महाद्वीप में जो दक्षिणी भाग में जो भी देश आते हैं, उनके लिए दक्षिण एशिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। देशों के नाम बता देना, परिभाषा खत्म, बस इतना ही लिखना है, ठीक है जी। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट आता है कि भैया समझाते रहते हो, बोर्ड से साइड हटते नहीं हो आप। तो ये मतलब पहले हमें मालूम नहीं था, हमने मतलब स्टार्ट ही किया था डिजिटल बोर्ड के माध्यम से समझाना, तो थोड़ा सा वो दिक्कत स्टार्टिंग में आ रहा था, पर अब नहीं आएगा। आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर नोट्स बना रहे हो, खुद से भी लिख रहे हो, तो आसानी से आप लिख सकते हो इस चीज को, क्योंकि एक कॉर्नर पकड़ के मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप बोर्ड पे पूरा फोकस बना के चीजों को देख सको, समझ सको। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एशिया, दक्षिण एशिया की भौगोलिक विशेषता बताइए। जो दक्षिण एशिया है उसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करनी है ना जी। तो दक्षिण एशिया की अगर आप बात करोगे तो सबसे मुख्य जो हमारा देश आ जाता है, आप सभी को पता है दक्षिण एशिया का सबसे मुख्य देश कौन सा देश है भाई। हम यहाँ पे इंडिया को देख सकते हैं ना जी। सबसे मुख्य देश की अगर हम बात करें, छोटा सा ऐसे ही मैप बना देता हूं मैं, ठीक है। तो इधर आपको ये हमारा इंडिया है, इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगा, है ना, इधर आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं नेपाल को, ये नेपाल देखने को मिल जाएगा, इधर आपको म्यांमार, इधर आपका श्रीलंका है, ठीक है जी। इधर आपका भूटान है इधर की तरफ, ठीक है।
इधर की तरफ आओगे म्यांमार आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर अफगानिस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। और इधर आपको पता है कि पूरा हिमालय का जो पर्वतीय श्रृंखला है इससे घिरा हुआ है ना। उत्तर में आप देखेंगे कि भाई हिमालय का जो पर्वतीय श्रृंखला है, जो पर्वतमाला आपको देखने को मिल जाएगा। दक्षिण में जाएंगे आप तो दक्षिण में आपको हिंद महासागर देखने को मिलेगा, है ना जी। दक्षिण में, इसके दक्षिण में जाएंगे हिंद महासागर है। पश्चिम की तरफ आप देखोगे, पश्चिम यानी कि ये वाला दिशा है, तो पश्चिम में आप मतलब ये वाला दिशा आपका पश्चिम है, तो आप नीचे देखोगे कि ये पूरा एरिया अरब सागर का एरिया पड़ जाता है ना। पूर्व में आप जाओगे तो यहाँ पे नीचे आपको बंगाल की खाड़ी देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशेषता है, मतलब विशिष्ट प्रदान, ये चीजें उसको एक विशिष्टता प्रदान करती है, मतलब अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषता आपको दक्षिण एशिया में देखने को मिल जाएगा। इसकी भौगोलिक दशा में आपको अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलेगी, ठीक है जी। आसान था, बहुत आसान था ना, चीजें समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कोई भी डाउट आपके मन में रहता है कमेंट में बताइए, रिप्लाई मैं करता हूं भाई। सारे बच्चों के कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, बच्चे क्या डिमांड कर रहे हैं। आपकी कोई भी अगर डिमांड है कि भाई आप अपने पढ़ाने के तरीके में कोई इंप्रूवमेंट करो, आप अपने पीपीटी, जैसे कि अभी कुछ पीपीटी मैंने मतलब स्टार्टिंग की हमारी पीपीटी जो थी अच्छी नहीं बन रही थी, इस वजह से प्रेजेंटेशन उतना बढ़िया नहीं हो पा रहा था, पर अब हम अपनी पीपीटी को भी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर की वीडियो देखे होगे तो हो सकता है कि उसमें आपको कुछ कमी, पीपीटी में कुछ गलतियां देखने को मिली होगी, लेकिन धीरे धीरे हमने भाई इंप्रूव किया। जब बच्चे कमेंट करे, है ना, बच्चे जो सजेशन करते हैं उसी के साथ इंप्रूवमेंट भी हो जाए, ठीक है। आप लोग अगर किसी कमी को आप ढूंढ के हमें बता देते हो तो हम कोशिश करते हैं कि उस कमी को किसी भी तरीके से हम दूर करने की कोशिश करें, है ना। तो पूरी टीम मेरे साथ काम कर रही है। मैं अगर किसी टीचर में कोई कमी है वो भी आप बताओ, है ना, मैं कोशिश करूंगा कि उन टीचर से बात की जाए, उनको बताया जाए कि ऐसे ऐसी बात है, बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस पे काम करना चाहिए। मेरे अंदर कोई कमी है आप मेरे को बताओ कि भैया रोशन भैया इस चीज पे आपको काम करना चाहिए, मैं उस पर काम करूंगा। क्योंकि भाई हम लोग टीचर है, हमारा काम ही ये है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सही गाइडेंस देना, है ना, ताकि बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। बच्चे मतलब जब हमारे चैनल से जुड़े तो उनको लगे कि हाँ भाई उनके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है, उनके लाइफ में कुछ बेहतर होने वाला है, यही हम चाहते हैं, ठीक है जी। तो बस इसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का जरूर चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना जी। ये ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, ये 4 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टेट बोर्ड में आप देखेंगे तो वहां पे भी लगभग 3 या 4 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा लगभग। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी आंसर है ना, आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र का स्थायी रूप से ना चलने के पीछे क्या कारण है। आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जब से बना है तब से वहां पे लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं चल पाया, और वहां का कोई भी जो प्रधानमंत्री है ना भाई, हम अगर किसी भी पीएम की अगर बात करें तो कोई भी पीएम अभी तक 4 साल से ऊपर शासन नहीं कर पाया। वैसे तो कार्यकाल 5 सालों का होता है ना, लेकिन 4 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाया। 4 साल से ज्यादा मतलब अपना कोई भी प्रधानमंत्री अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। कार्यकाल पूरा होने से पहले ही किसी ना किसी तरीके से उसको हटा दिया गया, और बीच बीच में सेना का शासन आता रहा, ठीक है। सेना ने जो चुनी हुई सरकार है उसको हटा के अपना सत्ता स्थापित कर लिया। तो ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान में, लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं चल पा रहा, है ना। देखो क्या कारण है, तो देखो वहां पे क्या है कि यहाँ के समाज में ना यहाँ के समाज में क्या है, सेना, जो धर्मगुरु होते हैं, धर्मगुरु यानी कि आपको पता ही है, जैसे हम अगर हिंदू धर्म की बात करें तो पंडित होते हैं, ऐसे इस्लाम धर्म में मौलवी होते हैं, है ना, ठीक है। तो सेना है, धर्मगुरु है, या फिर जो भूस्वामी अभिजन है, यानी कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो भूस्वामी आप समझते ही हो, जमींदार वगैरह है, तो उनका सामाजिक दबदबा है वहां पे, है ना। सामाजिक दबदबा इन्हीं का, समाज में सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का दबदबा है। और ये इतने पावरफुल है कि भाई जो निर्वाचित सरकार है उसको गिरा देते हैं ये, और वहां पे सैनिक शासन को कायम कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इनसे फायदा होता है, सैनिक शासन से उनको फायदा हो रहा है भाई, सेना, धर्मगुरु और भूस्वामियों का। तो इस वजह से वो सैनिक शासन को ज्यादा, अब सेना है तो भाई ये तो चाहेगी कि भाई उन्हीं का शासन चले, है ना जी। तो इस वजह से सैनिक शासन को कायम कर दिया जाता है, लोकतांत्रिक सरकार को गिरा के। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। अब देखो तनातनी रहने की वजह से क्या है कि वहां के जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर वहां पे लोकतंत्र आता है पाकिस्तान में तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा पाकिस्तान को, ठीक है। वो लोकतांत्रिक सरकार पाकिस्तान की सही से रक्षा नहीं कर पाएगी भारत से, ठीक है। और जो सेना का शासन होगा वो क्या करेगा, भारत की सही से मतलब पाकिस्तान की सही से रक्षा कर सकता है,
अगर सैनिक शासन होगा तो पूरे डिसीजन उनको लेने का हक होगा, अपने तरीके से वो डिसीजन ले सकते हैं, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की रक्षा ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, ये भी माना जाता है। तो इस वजह से भी सेना समर्थन जो समूह है वो ज्यादा मजबूत है वहां पे, है ना, इसलिए भी वहां पे माना जाता है कि भाई सैनिक शासन ही सही होना चाहिए। ठीक है जी, ये आगे समझ में। अगला पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय समर्थन का भी अभाव है। अभी अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल रहा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था चले इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर से कोई मतलब इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस वजह से भी वहां पे सैनिक शासन कायम रहता है। साथ ही साथ अमेरिका जैसे देश, भाई अमेरिका है या फिर पश्चिमी देश जो है, उनका मानना यह है कि पाकिस्तान में सेना का शासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनको खतरा है विश्वव्यापी आतंकवाद से, क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान की एक बहुत गंभीर समस्या है, ये बात आप सभी को मालूम है ना। और पाकिस्तान क्या है, परमाणु संपन्न देश है ना, इसके पास क्या है, परमाणु हथियार है। अब परमाणु हथियार की रक्षा जो है वो एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं कर सकती। जो पश्चिमी देश है वो यही मानते हैं कि वहां की जो सेना है, अगर सेना के हाथों में कमांड रहेगा ना तो इन परमाणु हथियारों की रक्षा सही से हो सकता है। अगर लोकतांत्रिक सरकार आता है तो ये परमाणु हथियार जो है आतंकवादियों के हाथ लग सकता है और इससे पश्चिमी मुल्कों को या पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है। तो इसलिए अमेरिका और जो अन्य पश्चिमी देश है वो भी अपने स्वार्थ से गुजरे वक्त में क्या किया, पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है ना जी। तो ये ऐसे कारण है जिससे कि पाकिस्तान में चलने लग रहा है कौन सी शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था, और लोकतांत्रिक सरकार को गिरा दिया जाता है और वहां पे सेना की शासन को स्थापित कर दिया जाता है। कोई भी डाउट, कोई भी डाउट नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया। सब समझ में आया तो भाई वीडियो को एक लाइक तो बनता है यार, वीडियो को लाइक बनता है और एक फायर वाली इमोजी के साथ कमेंट में डालना है कि भैया आप एकदम जबरदस्त पढ़ा रहे हो, सब कुछ हमें सही समझ में आ रहा है। अगर सब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट डालो कि भैया ये कमी है, इस पे काम करो। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बोर्ड पे, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल हाँ सही है, सब कुछ ओके है, कोई कमी नहीं। तो क्वेश्चन है कि पूर्वी पाकिस्तान किस तरीके से बांग्लादेश बना, है ना जी। तो ये बात आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान बना था, है ना जी, छोटा सा फिर से मैप बना देते हैं, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मैप बना दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जो पाकिस्तान बना था वो दो भागों में बना था। ठीक है जी, ये हमारा कौन सा पाकिस्तान था, ये हमारा पश्चिमी पाकिस्तान था। ठीक है, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। और ये हमारा कौन सा पाकिस्तान था भैया, ये हमारा पूर्वी पाकिस्तान था भैया। ठीक है जी, पूर्वी पाक लिख देता हूं शॉर्ट में भाई, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, है ना। इस तरीके से दो पाकिस्तान बने थे। लेकिन आप सभी को पता है कि 1971 में ये जो पूर्वी पाकिस्तान है ये क्या बन गया भाई, है ना, बांग्लादेश बन गया। बांग्लादेश 1971 में बना। कब बना जी, 1971 में बना। तो 1971 में किस तरीके से बांग्लादेश बना, ये पूर्वी पाकिस्तान, उसी के बारे में आपको यहां पर समझने को मिलना है। देखो, तो पाकिस्तान दो भागों में बना था। देखो क्या लिखा है कि 1947 से लेके 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, है ना। 1947 से 71 तक इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभिन्न हिस्सों को पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र बना दिया गया था। मतलब असम का कुछ एरिया था और जो आपका पूर्वी बंगाल का एरिया था उसको अलग करके ये पूर्वी पाकिस्तान बना था। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और उर्दू भाषा को लादे जाने के खिलाफ थे। अब हुआ क्या कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, सरकार में दबदबा किसका था, पश्चिमी पाकिस्तान का। ठीक है, इधर वाले पाकिस्तान का सरकार में, यहां वाले सरकार में भी इन्हीं का दबदबा था भाई। तो इन्होंने क्या किया, जबरन बांग्लादेशियों के ऊपर उर्दू भाषा थोपना स्टार्ट कर दिया। बोला कि भाई उर्दू बोलो, लेकिन यहाँ के लोग किस भाषा को बोलते थे, बंगाली थे, बंगाली संस्कृति को फॉलो करते थे, है ना। अरे बात समझ में। तो इस क्षेत्र के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया कि भैया हम ना बंगाली है, बंगाली बोलेंगे, उर्दू से हमारा काम नहीं चलेगा। देखो है तो सारे मुस्लिम ही, लेकिन भाषा अलग है। देखो भाई, ये नहीं है कि मुस्लिम है तो आपस में भाईचारा हो जाएगा, नहीं हुआ यहाँ पे, देख लो आप। ठीक है, भाषा अलग थी, संस्कृति भी मैटर करता है ना भाई। ठीक है, धर्म से ही काम नहीं चलता। यहाँ पे इनकी संस्कृति अलग थी, बंगाली संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग थे, इनकी भाषा बंगाली थी,
है ना, तो इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। इस क्षेत्र की जनता ने राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग की कि भैया पूर्वी पाकिस्तान के जो लीडर्स है उनको भी सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में भी अपने न्यायोचित प्रतिनिधित्व की मांग उठाई कि भाई प्रशासन में, है ना, हमें भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए पूर्वी पाकिस्तान के। वही बात है जो हमने बोला अभी, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। शेख मुजीबुर रहमान भाई राष्ट्रपिता के तौर पे जाने जाते हैं। अभी आपको पता है करंट में आप अगर बांग्लादेश का न्यूज देख रहे होंगे तो शेख हसीना जो कि इनकी बेटी है उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके जो पुतले हैं उनको गिरा दिया गया। आप लोगों ने न्यूज चैनल में देखा ही होगा ये सारी चीजें, है ना। चलिए जी इसी को थोड़ा हम कम कर देते हैं, ठंड लगने लगा है मेरे को। देखो तो ये समझ में आया भाई, वहां पे जो जन संघर्ष हुआ बांग्लादेश में, है ना, जन संघर्ष हुआ उसका नेतृत्व किसने किया भाई? शेख मुजीबुर रहमान ने किया, है ना। आगे देखो, आगे की कहानी यहाँ पे है भाई। देखो उम्मीद करता हूँ ये भी देखो भाई सपोर्ट से लिया है मैंने। यहाँ पे जो भी आपको की पॉइंट्स दिख रहे हैं तो सपोर्ट में बहुत अच्छे से दे रखा है, तो मैंने सपोर्ट से ही उठा लिया है ना चीजें। लेकिन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसानी से आपको चीजें समझा दूं। एक स्टोरी की तरह आप चीजों को याद रखो और बना के लिख देना भाई आंसर, ठीक है जी। आंसर बनाने वाले हैं बना सकते हो। लेकिन सरकार में देखो मतलब होता क्या है कि जब इलेक्शन होता है 1971 के आसपास ही, आई थिंक 1971 में क्या होता है, वहां पे इलेक्शन करवाया जाता है और शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग होती है ना, आवामी लीग को मिल जाता है क्या? बहुमत, है ना। अब बहुमत मिल जाता है तो बहुमत मिलने के हिसाब से सरकार बनेगी इनकी, ठीक है। इनका सरकार बनना था भाई। अब होता क्या है कि ये जाते हैं पश्चिमी पाकिस्तान शपथ लेने, ठीक है। हो ठीक है, शपथ लेने कहां गए? पश्चिमी पाकिस्तान गए, है ना। लेकिन वहां पे क्या होता है कि आपको पता है कि भाई सरकार में किसका अधिकार है? पश्चिमी पाकिस्तान का, है ना। तो उन्होंने क्या किया, पश्चिमी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को कर लिया गिरफ्तार, जेल में डाल दिया। देखो पूरा स्टोरी में पढ़ के बता देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। देखो क्या लिखा है कि सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया, मतलब मानने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब वो शपथ लेने गए पश्चिमी पाकिस्तान में, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। भाई अब इससे क्या होने वाला था? तहलका मचने ही वाला था। यह पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्ति है शेख मुजीबुर रहमान, गए हैं पश्चिमी पाकिस्तान शपथ लेने, सरकार बनानी है उनको, बहुमत मिला हुआ है उनको, लेकिन सरकार नहीं बनाने दिया, जेल में बंद कर दिया। तो इस वजह से हो गया भाई। देखो क्या लिखा है, जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। जनरल याहिया खान की सैनिक शासन थी उस समय, तो भाई इन्होंने क्या किया, सबको तबाह करना स्टार्ट कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान के आम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया। हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए भाई, हजारों लोगों को मार दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत की तरफ पलायन हो गए। अब भाई इस गंभीर संकट में लोग क्या करते? या तो मर जाते पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के हाथों, या फिर एक तरीका था कि भाई भाग के भारत आ जाओ। तो बहुत सारे शरणार्थी भारत में आ गए। भारत के सामने शरणार्थियों की समस्या आ गई। लगभग 80-81 लाख के आसपास शरणार्थी भारत में आए इस समय, ठीक है जी। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी का मांग का समर्थन किया और उनको वित्तीय और सैन्य जो सहायता है वो देना स्टार्ट कर दिया। जो लड़ाकू थे जो कि बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनको वित्तीय और सैन्य सहायता उपलब्ध कराया। परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गया युद्ध, ठीक है जी। युद्ध हुआ। इस युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण के साथ हुआ। जो पूर्वी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की सेना थी उसने क्या किया, आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद युद्ध की समाप्ति हुई और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ। बांग्लादेश ने अपना संविधान बना लिया और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश के रूप में आगे बढ़ा, है ना। बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें लोकतंत्र को मूल आधार माना गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को इन्होंने अपनाया हुआ है, ठीक है जी। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। दिक्कत है तो भाई एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके मतलब देख सकते हो इस क्वेश्चन को। वैसे तो दिक्कत मेरे ख्याल से होगा नहीं कोई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन करना है भाई इस क्वेश्चन में हमारे को, ठीक है। आसान है ये भी बहुत।
श्रीलंका के जातीय संघर्ष का वर्णन कीजिए। तो भाई देखो, श्रीलंका की समस्या जो है वो अलग थी, है ना। यहाँ पे आपको पता है दो समुदाय जो है श्रीलंका के, दो समुदाय, सिहली एक तो है ना, और एक है तमिल, ठीक है। इनके बीच में जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। चलो जी, स्टोरी को एक बार रीड करेंगे हम और फिर समझा दूंगा, मैं आसानी समझा दूंगा। देखो, श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948 में आजाद हुआ श्रीलंका। उस समय उसको सिलोन के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? सिलोन, है ना जी। 1948 के बाद से लेकर अब तक श्रीलंका में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र को इन्होंने अपनाया है। श्रीलंका एक सफल लोकतंत्र और सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में अपनी अच्छी स्थिति बनाया है ना। और इसके बावजूद भी, लेकिन यहाँ पे ये सारी चीजें अच्छी है, आर्थिक और सामाजिक स्थिति तो भाई बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सिहली और तमिल समुदायों के बीच में जातीय संघर्ष चला है ना। ये जो दो जनजाति है, दो जाति है वहां की, सिहली जो कि वहां के मूल निवासी अपने आप को मानते हैं, मूल निवासी वहां के, और तमिल जो है, ज्यादातर तमिल जो है वो भारत से गए हैं। जब ब्रिटिश राज चल रहा था भारत में, तो वहां पे क्या था कि भारतीय तमिलों को बगानों में काम करवाने के लिए, वहां पे मजदूरी करवाने के लिए पकड़ के लेके जाते थे। तो इस तरीके से तमिलों की संख्या वहां पे बढ़ गई श्रीलंका में, ठीक है। सिहली श्रीलंका के मूल निवासी थे तथा तमिल जो भारत से जाकर श्रीलंका में बसे थे। इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष का मुख्य रूप से तमिल द्वारा श्रीलंका में अलग राष्ट्र की मांग एवं संसाधनों पर अधिकार के लिए हो रहा है। संघर्ष का मेन कारण क्या है? देखो, संघर्ष का मेन कारण क्या है कि सिहली वहां के मूल निवासी है, तो चाहते हैं कि सारी चीजों पर उनका अधिकार हो, सरकारी नौकरियों पे इनका अधिकार, ठीक है। जो भी व्यवस्था है, अधिकार वगैरह संविधान में दिए गए, ज्यादातर इन्हीं को दिए गए हैं। संसाधनों पे इनका अधिकार, तमिलों को कुछ नहीं मिला भाई। तो इसीलिए तमिलों ने क्या किया? संघर्ष करना शुरू कर दिया, है ना। उन्होंने अलग राष्ट्र की मांग करना शुरू कर दिया, ठीक है जी। अलग राष्ट्र के मांग के लिए उन्होंने एक संगठन भी बनाया, ठीक है। देखो क्या लिखा है, दूसरी ओर श्रीलंका समुदाय, सिहली समुदाय द्वारा इस मांग का विरोध किया जा रहा है। सिहली लोग कह रहे कि नहीं भाई, क्यों दे तुम्हें राष्ट्र, अलग राष्ट्र क्यों दे, तुम तो हमारे देश के ही नहीं हो, निकलो जहां से आए थे वहां भागो, ठीक है। तो ये चीज चल रही है। तो 1983 में क्या हुआ? 1983 में जो तमिल है, तमिल उग्रवादी संगठन की स्थापना हुई। उग्रवादी, जिसको हम बोलते हैं लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं लिट्टे की स्थापना कर दी उन्होंने 1983 में। ये उग्रवादी संगठन है भाई, ठीक है। वैसे तो श्रीलंकाई सरकार ने इसको आतंकवादी संगठन का एक तरीके से संज्ञा दे दी थी, ठीक है। तो ये उग्रवादी संगठन है। इनकी डिमांड यही है कि जो श्रीलंका का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, ठीक है, मान लो श्रीलंका का हमारा मैप है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, इसको अलग देश बना दो, इसको एक अलग राष्ट्र बनाओ हमारे लिए, हम तमिलों के लिए, ठीक है जी। तो ये चीज चल रहा है। और जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे जो है, लगातार श्रीलंकाई सेना के साथ करने लग रही है संघर्ष, ठीक है। तमिल इलम यानी कि श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए अलग देश की मांग। तमिल इलम एक अलग देश बनवाना चाहते हैं। तमिल इलम नामक एक अलग देश बनवाने की मांग कर रहे हैं। कौन? लिट्टे वाले, है ना जी, कि भाई अलग देश बनाओ। कौन सा एरिया? जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है उसको अलग करके बनाओ भाई, अलग देश। तो ये चीजें चल रही है वहां पे, ये संघर्ष चला वहां पे। देखो आगे क्या लिखा है, आगे क्या लिखा है कि भाई ये सब ये भारत की जो तमिल जनता का जो संबंध है ना, वो भारतीय सरकार से भी कहीं ना कहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि भारतीय सरकार ने श्रीलंकाई सरकार से भी बातचीत की इस मुद्दे पे कि भाई ये चीज हमारे देश के ही कहीं ना कहीं तमिल लोग है। तो 1987 में क्या होता है कि भारत भेज देता है शांति सेना, है ना। श्रीलंका में क्या किया? भारत ने शांति सेना भेज दिया, लेकिन वहां के लोगों ने भारत की शांति सेना को बिल्कुल ही नकार दिया, पसंद नहीं किया। अंदरूनी मामले में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी माना, है ना। अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी माना और 1989 में इस शांति सेना को भारत ने वापस बुला लिया। बिना लक्ष्य हासिल किए इस शांति सेना को भारत वापस आना पड़ा। लेकिन फिर भी वहां पे जो संघर्ष चल रहा है उसमें नॉर्वे और आइसलैंड जैसे जो देश है, उन्होंने क्या किया है? मध्यस्थता की भूमिका निभाई है और इस संघर्ष को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की है, जो जातीय संघर्ष चल रहा था। और एक और चीज भाई, आखिर भी पॉइंट बता देना कि 2009 में जो जातीय संघर्ष है उसका खात्मा हो चुका है 2009 में, क्योंकि लिट्टे का जो प्रमुख था उसको मार दिया गया है ना। प्रभाकरण आई थिंक नाम था उसका। तो प्रभाकरण के मरने के बाद ये लिट्टे नामक जो संगठन है वो लगभग ऑलमोस्ट गायब हो चुका है वहां से, और ये जातीय संघर्ष भी खत्म हो चुका है। खत्म। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी एशिया के अपेक्षाकृत छोटे देशों के भारत के प्रति आशंका भरे व्यवहार के क्या कारण है ना जी। तो दक्षिण एशिया के बहुत सारे छोटे देश भारत को ना आशंका की दृष्टि से देखते हैं। उनको लगता है कि भाई भारत जो है वो दबदबा दिखाने की कोशिश करता है दक्षिण एशिया में, या अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों सोचते हैं ये छोटे देश कि भारत जो है वो अपना दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आशंका की दृष्टि से क्यों देखते हैं, नजरिए से क्यों देखते हैं, उसी के बारे में आपको बताना है। देखो, आप सभी को पता है कि भारत जो है वो दक्षिण एशिया का सबसे प्रमुख देश है, क्योंकि एक विशाल आकार है भारत का, है ना जी। भौगोलिक विशिष्टता वाला देश है, इसकी अलग अलग भौगोलिक विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, पूरे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। इसकी अर्थव्यवस्था विशालकाय है ना, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी सैन्य शक्ति है भारत के पास। इससे भी डरते हैं भाई छोटे छोटे देश। प्रौद्योगिकी के मामले में बात करें तो बाकी देशों से बहुत आगे है भारत, है ना। तकनीक के मामले में, यानी कि टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो बहुत आगे है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है भारत का, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भारत। भारत के बारे में दुष्प्रचार, तो आशंका की दृष्टि से देखने के पीछे कोई रीजन ये है कि भारत के बारे में कई दुष्प्रचार करते हैं। चीन है, पाकिस्तान है, या फिर जो पश्चिमी मीडिया है वो भारत के बारे में गलत गलत खबरें छाप देती है, गलत गलत चीजें दिखाती है, प्रचार करती है उसका, है ना। साथ ही साथ भारत जो है एक परमाणु संपन्न देश भी है, तो इससे भी आशंका की दृष्टि से देखते हैं हमारे जो पड़ोसी मुल्क है सारे, है ना, वो सब। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी थी। आसान था ये बहुत, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे समझ में आ गया होगा सबको। चलो जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत बांग्लादेश के बीच संबंधों के बारे में दो पहलुओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या बताना है, दो पहलू, मतलब भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध बताने हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, अच्छे और बुरे संबंध दोनों बताने हैं। देखो, संबंध की मैं बात करूं तो भारत बांग्लादेश संबंध, साथ ही साथ जो हमारा भारत है, भारत का नेपाल के साथ संबंध कैसा है, नेपाल के साथ साथ पाकिस्तान के साथ संबंध कैसा है। ठीक है, ये तीन टॉपिक, बांग्लादेश तो मैं करवा ही रहा हूं, बांग्लादेश के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगा आपको, इस वीडियो में मैंने ऐड कर दिया है, लेकिन नेपाल और पाकिस्तान के बारे में ऐड नहीं किया है। तो थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं, ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग करके जाना भाई, आता है पेपर में, पूछ लिया जाता है। मैंने अगर दोनों के बारे में ऐड करता तो वीडियो काफी लंबी भी हो जाती, क्वेश्चन की संख्या भी ज्यादा हो जाता, पर थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं बता दूंगा इनके बारे में, आप कर लोगे, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है। भारत बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा आपको चीजें पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया है आपके इसमें। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पहले हमने नकारात्मक संबंध बता दिए, यानी कि नकारात्मक यानी कि बुरे संबंध क्या है, संबंध खराब क्यों है इन दोनों देशों के बीच में। तो देखो, बांग्लादेश और भारत के बीच में संबंध खराब होने के पीछे सबसे पहले तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जल बंटवारों को लेके मतभेद रहता है ना, क्योंकि दोनों नदियां इंडिया से होते हुए जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का आरोप है कि भाई ज्यादातर जल पानी हम यूज कर लेते हैं, या फिर कभी कभी ज्यादा पानी छोड़ देते हैं, जैसे कि बांग्लादेश के कई एरिया में बाढ़ की समस्या देखने को मिल जाती है। भारत में अवैध प्रवास पर ढाका का खंडन। अब भारत में बहुत सारे लोग जो है अवैध रूप से जो बांग्लादेशी लोग हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो बांग्लादेश है वो इस बात को मानता नहीं है कि नहीं भाई हमारे देश से तो कोई जाता नहीं, ऐसे खंडन कर देता है, मना कर देता है साफ साफ। तो इस वजह से संबंध खराब हो रहे हैं। भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथी जमातों का समर्थन, जो बांग्लादेश है वो क्या करता है, बांग्लादेश जो है वो भारत विरोधी जो इस्लामिक कट्टरपंथी जो संगठन है उन संगठनों को सपोर्ट करता है बांग्लादेश, ऐसा भारत का आरोप है। भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता देने से बांग्लादेश का इनकार। अब आप सभी को पता है कि जो चिकन नेक है, आप सभी को पता है वही एक माध्यम है जिससे कि भारतीय सेना जो है कहां जाती है। जैसे आप अगर इधर वाला एरिया देखोगे इंडिया के मैप का, है ना, इस तरीके का बनता है, ये इस तरीके का हमारा मैप बनता है, और इधर हमारा बांग्लादेश है, ये जो है ये हमारा बांग्लादेश है ना, ये इधर वाला बांग्लादेश, ये चिकन नेक है ना। ये इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने पूरे मतलब जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य है उसमें जाते हैं। और लेकिन अगर मान लो कि कोई भारतीय सेना को इधर से जाना है, भारतीय सेना को इधर से हमारे इधर वाले राज्य में जाना है, इधर जाना है, तो बांग्लादेश से जाएंगे तो पास पड़ेगा ना बहुत, यहाँ से घूम के तो नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन बांग्लादेश मना कर देता है कि नहीं भाई हम अपने एरिया से आपको जगह नहीं देंगे। तो इससे भी संबंध खराब होने लग रहा है। ढाका के भारत को प्राकृतिक गैस निर्यात न करने के फैसले से भी संबंध खराब हुए, तथा म्यांमार को बांग्लादेशी इलाकों से होकर भारत को प्राकृतिक गैस का निर्यात न करने देने जैसे मामले भी शामिल है। मतलब कहने का क्या है इसमें
कि एक तो भाई हमें प्राकृतिक गैस निर्यात नहीं करता, मना कर देता है बांग्लादेश कभी कभी, और जब म्यांमार हमें प्राकृतिक गैस निर्यात करता है ना, म्यांमार कहां लिखा है म्यांमार, तो उसमें भी क्या करता है, अपना एरिया नहीं देता, क्योंकि भाई म्यांमार आपको पता है इधर की तरफ है ना। म्यांमार आपका वैसे तो इस एरिया में है, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो रास्ता नहीं देता है। म्यांमार का ये वाला एरिया है, ठीक है। हाँ, मतलब म्यांमार अगर भारत को गैस निर्यात करना चाहता है प्राकृतिक गैस, तो म्यांमार को रास्ता नहीं देता बांग्लादेश अपना, तो इस वजह से भी संबंध खराब हो रहा है दोनों देशों के बीच में, ठीक है जी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देखो, भारतीय सरकार के ऊपर भी जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से क्या आरोप है, ये कुछ आरोप है जो कि बांग्लादेश भारतीय सरकार के ऊपर लगाता है, जैसे कि भारत सरकार नदी जल में हिस्सेदारी के सवाल पर बिल्कुल दादा की तरह बर्ताव करता है, मतलब कि दादागिरी दिखाता है नदी जल बंटवारे में, है ना। भारतीय सरकार पर चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में विद्रोह को हवा देने का भी आरोप लगाया है भाई। जो चटगांव पर्वतीय क्षेत्र है वो बांग्लादेश में है, तो यहाँ पे जो भी हिंसा वगैरह भड़क रहा है ना भाई, उसमें इंडिया का हाथ है कहीं ना कहीं, ऐसा बांग्लादेश का मानना है। बांग्लादेश के प्राकृतिक गैस में सेंधमारी करना, मतलब करने का भी आरोप लगा है। सेंधमारी करने का मतलब वो ये है कि भाई उसके प्राकृतिक गैस पे कहीं ना कहीं अधिकार जताने की कोशिश करता है, या फिर उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा बता सकते हो। व्यापार में बेईमानी का भी आरोप लगाया है बांग्लादेश ने, भारत के ऊपर आरोप लगाया है कि भाई भारत क्या करता है, व्यापार में उनके साथ बेईमानी भी किया है, तो ये सारे आरोप लगाए जाते हैं। अब देखो संबंध की बात करें तो संबंध अच्छे क्यों हैं, संबंध अच्छे होने के पीछे क्या भाई मसले हैं, तो कई मुद्दों पे एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं, है नहीं। पिछले 20 वर्ष के दौरान दोनों के बीच में आर्थिक संबंध ज्यादा बेहतर हुए हैं, और बांग्लादेश भारत के लुक ईस्ट 2014 और एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है। लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट क्या है, एक तरीके से दोनों ही नीतियों का मेन पर्पस है कि जो पूर्वी देश है, जैसे कि जापान है, या फिर जो हमारा कोरिया जैसे देश है, या फिर दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो बहुत सारे देश हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की बात की गई है, तो इसका हिस्सा है बांग्लादेश, इसका हिस्सा है ना। इसके अंतर्गत म्यांमार के जरिए दक्षिणी पूर्वी एशिया से संपर्क साधने की बात की गई है। म्यांमार होगा यहाँ पे म्यांमार, ठीक है, म्यांमार कर लेना भाई, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। आपदा प्रबंध और पर्यावरण के मसले पर भी दोनों देशों ने निरंतर सहयोग किया है। आपदा प्रबंध यानी कि अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए किसी देश के सामने, है ना, और पर्यावरण का कोई मसला हो, उसके रक्षा का कोई मसला हो, तो दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। साथ ही साथ देखेंगे कि साझे खतरे को पहचानना और एक दूसरे की जरूरत के प्रति ज्यादा संवेदनशील बर्ताव करके सहयोग के दायरे को बढ़ाना भी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है दोनों देशों का। यानी कि दोनों देशों ने कुछ ऐसे खतरे पहचान लिए जो कि जिससे नुकसान दोनों ही देशों को हो सकता है, तो उसके लिए भी वो दोनों देश क्या कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, है ना। बस आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं एक और है इसके बाद, ठीक है। चलो देखो ये क्वेश्चन देखो क्या है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अपना ओपिनियन आप दे सकते हो, आप अपना लॉजिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सपोर्ट में भी बहुत अच्छे से आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने आपको सपोर्ट से ही आंसर यहाँ पे आपको लिख दिया है। कुछ पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं, बाकी अपना खुद का ओपिनियन भी आप दे सकते हो इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए, है ना। तो देखो दक्षिण एशिया में आपको पता है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों को शामिल किया जाता है। और आप अपने विचार दोगे कि भाई मेरे विचार से इस क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा निम्नलिखित तरीके से दिया जा सकता है, जैसे कि दक्षिण एशिया के या सभी देश मुक्त व्यापार पर सहमत हो जाए। मुक्त व्यापार यानी कि बिना रोक टोक के सारे देश क्या करें, बिना ज्यादा टैक्स वगैरह लगाए, सीमा विवाद को सॉल्व करके क्या करे, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दे, मुक्त व्यापार को अपनाए, जिससे कि सभी देशों को फायदा हो सकता है ना। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते के पीछे यही कारण है। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार जो क्षेत्र है आपका साफ्टा है, वो बनाया गया है, इसीलिए बनाया गया ताकि देशों के बीच में व्यापार मुक्त रूप से हो सके। ये सभी देश अपनी विवाद शांतिपूर्वक प्रयास द्वारा हल कर सकते हैं। जो भी आपसी विवाद है उनको भाई संघर्ष तक ना लेके जाए, उन विवादों को खुद से बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से सॉल्व कर ले, तो ये भी सहयोग को बढ़ावा देने में कारगर हो सकता है। गैर इलाकाई शक्तियों को इस क्षेत्र से अलग रखने का प्रयास किया जाए। जो शक्ति, जो देश इस एरिया के नहीं है, उनका प्रवेश ना हो। आपको पता है कि
बांग्लादेश में अभी जो भी चीजें हुआ है उसमें ऐसा माना जाता है कि चाइना का हाथ हो सकता है। चाइना का नहीं तो जो हमारे यूएसए है, अमेरिका है, उसका हाथ बहुत है, पूरा पूरा हाथ है बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाने का। तो ये करना चाहिए कि जो गैर इलाकाई जो एरिया मतलब क्षेत्र है, जो हमारे दक्षिण एशिया का भाग नहीं है, जो पावरफुल देश है, पश्चिमी मुल्क है, उनका जो दखल अंदाजी है इन एरिया में कम से कम हो। ये हमें सारे देशों को, दक्षिण एशिया के देशों को हमें तय करना होगा, है ना। एकीकृत बाजार का गठन करे और आपसी व्यापार में वृद्धि करे। एक बाजार एकत्रित मतलब एक एकीकृत बाजार बनाए जहां पे दक्षिण एशिया के सारे देश मिलकर व्यापार कर सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं व्यापार में, है ना। सीमा विवादों को द्विपक्षीय वार्ताओं से हल करे। जो सीमा विवाद है उसको आपस में मिलके एक जगह बैठ के उनको निपटाए। किसी भी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों पर पूर्णतः पाबंदी लगा दे, है ना। कोई भी आतंकवादी गतिविधि हो रहा है तो उस पर पूरी तरीके से पाबंदी लगना चाहिए, है ना। ये नहीं कि पाकिस्तान को भाई आतंकवाद को शरण देना चाहिए या भारत के ऊपर आतंकवादी हमले करवाना चाहिए। उसको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई वो इन सभी चीजों को रोके, आतंकवादी गतिविधियों को रोके, है ना जी। तो ये चीज क्या कर सकता है, दक्षिण एशिया के देशों के बीच में और ज्यादा सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। ठीक है, तो ये 6-7 पॉइंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यही सारे पॉइंट आप लिख देना, बस बहुत है। चलो आखिरी क्वेश्चन, चीन और अमेरिका दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका का, चीन और अमेरिका का दक्षिण एशिया की राजनीति में भूमिका का वर्णन कीजिए। तो चीन और अमेरिका का दक्षिण एशिया की राजनीति में कैसे संबंध है या दक्षिण एशिया की राजनीति में क्या भूमिका है, समझाइए। अगर आप मतलब विश्व राजनीति को देखें तो अमेरिका के साथ और चाइना के साथ सभी देश ज्यादातर संबंध बनाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही देश बहुत पावरफुल है, आर्थिक तौर पे भी और सैन्य तौर पे भी, है ना। तो पाकिस्तान, वैसे तो चाइना के साथ हमारे संबंध कोई खास अच्छे है नहीं, लेकिन पाकिस्तान के संबंध बहुत अच्छे हैं। और चाइना जो है और छोटे छोटे देशों को भी अपने साथ ले रहा है, जैसे श्रीलंका को ले लिया, बांग्लादेश के साथ भी संबंध अच्छे बना लिए। तो इससे भारत को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखो क्या लिखा है कि चीन और अमेरिका की दक्षिण एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं। पहले संबंध खराब थे, लेकिन अब कुछ समय से देख रहे अच्छे हो गए। चीन की राजनीतिक साझेदारी पाकिस्तान के साथ है। यह भारत चीन संबंधों में एक बहुत बड़ी कठिनाई है कि भाई जो चाइना है उसका झुकाव किसके तरफ ज्यादा है, पाकिस्तान की तरफ ज्यादा है। और ये जो चीजें है वो भारत और चाइना के बीच में संबंध को कहीं ना कहीं खराब कर देता है ना जी। आगे देखो क्या लिखा है, अमेरिका ने शीत युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ संबंध बेहतर किए हैं। लेकिन शीत युद्ध के समय पाकिस्तान के साथ संबंध जो थे अमेरिका के बहुत अच्छे थे शीत युद्ध के समय, लेकिन शीत युद्ध के बाद क्या हुआ है कि दोनों के साथ संबंध अच्छे किए अमेरिका ने, है ना। भारत और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार हुए हैं और उदार आर्थिक नीतियां अपनाई गई है और इससे दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी बढ़ गई है। तो जो भी सुधार हुए हैं, जो हमने नई आर्थिक नीति अपनाई, उदारवाद को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, तो बहुत सारी अमेरिकी कंपनियां जो है इंडिया में स्थापित हुई है और अमेरिका का जो मतलब कहीं ना कहीं जो भागीदारी है वो भारत में बढ़ा है ना। इस क्षेत्र की खास करके भारत की बात करूं या फिर दक्षिण एशिया की बात कर लो, अब हम दक्षिण एशिया के संदर्भ में समझ रहे हैं, तो दक्षिण एशिया में अमेरिका की भागीदारी बढ़ी है भाई पहले से। इस क्षेत्र की जनसंख्या और बाजार दोनों का आकार बहुत बड़ा है ना। बाजार का आकार बहुत बड़ा है भाई, तो इस वजह से भी जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति के भविष्य से अमेरिका के हित भी बंधे हैं। अमेरिका को भी इस बात का पता है कि इस एरिया में अगर वो अपना दबदबा कायम कर लेता है तो उससे उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। ठीक है जी, तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें लिखने थे, बस यही है। अब तो कुछ नहीं है ना, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जिसको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आया होगा, कोई डाउट आपके मन में अब तो नहीं होगा, है ना जी। तो ये हमारा रोशन सा स्टडी पॉइंट, शॉर्ट में आप लोग बोलेंगे RSSP। ठीक है, चैनल का नाम क्या रहेगा, RSSP। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना भाई। और ऐसे स्टडी करते रहो, अपने स्टडी का ध्यान रखो, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखो और खुद का भी ध्यान रखो। वैसे तो खुद का ध्यान रखना सबसे पहले, क्योंकि आप खुद का ध्यान रखेंगे तभी आप अपनी फैमिली का, अपनी स्टडी का, अपने आगे के जो भी कैरियर है उस पर फोकस कर पाएंगे। तो अपना ध्यान सबसे पहले रखें, उसके बाद तो फिर सबका ध्यान आप रख ही लेंगे। ठीक है जी, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।